विश्वविद्यालय से संयुक्त नवयुग कन्या महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज पुनः हम लोग BESC 142 यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग या आजीवन शिक्षा पेपर के कुछ और यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और दोबारा एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि आजीवन सीखना की कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसके पहलू हैं, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इकाई 11 और इकाई 12 को आज हमारा अध्ययन के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो आजीवन सीखने में आकलन और मूल्यांकन क्या होता है, आजीवन सीखना के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा सकता है, इन विभिन्न मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इकाई 10 में हमने ये चर्चा की थी कि कैसे अलग अलग संदर्भ में सामाजिक, संरचनात्मक और वैश्विक व्यक्तियों के बीच आजीवन सीखने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से शिक्षा, काम और अवकाश किसी व्यक्ति के जीवन के अभिन्न अंग कैसे बन जाते हैं। हमने वहाँ पे ये भी देखा था, अगर हम यूनिट 11 की बात करें तो इसके पहले हमने यहाँ ये भी देखा था कि जो विभिन्न इसके मुद्दे होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, विभिन्न देशों में किस प्रकार से आजीवन सीखने की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है और उसको किस प्रकार से महत्वपूर्ण मानते हुए पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो आज पुनः हम लोग यूनिट 11 या इकाई 11 में ये देखने का प्रयास करेंगे कि सीखने में मूल्यांकन क्या होता है और क्यों हमें मूल्यांकन पर इतना ध्यान देना चाहिए, क्यों फोकस करना चाहिए, और सीखने में पूर्व सीखना या पूर्व अधिगम क्या होता है, पूर्व अधिगम का सत्यापन और उसकी मान्यता के साथ साथ विशेष जो कार्यक्रम होते हैं उसकी चर्चा भी हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आजीवन सीखने में मूल्यांकन जो है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम आजीवन सीखने की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं। यदि हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन हम हमेशा करते हैं विद्यालय में, विद्यालयों में जो भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है तो उसका मूल्यांकन आवश्यक होता है। बिना मूल्यांकन के हम ये पता नहीं कर सकते कि कितनी शिक्षा छात्र ने प्राप्त की है। किंतु आजीवन सीखना जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों शिक्षा शामिल है, इसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तो आजीवन सीखने में मूल्यांकन और मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रणालियों और नौकरी बाजार में शिक्षार्थियों की गतिशीलता सुनिश्चित करना है। यानी वर्तमान में जो समय है वो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो व्यक्ति को एक नौकरी पेशा बनाने की तरफ अग्रसर कर रही है। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है ये देखना कि जो आजीवन शिक्षा है क्या वो व्यक्ति को इस नौकरी के बाजार के लिए तैयार कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही उनके ज्ञान, कौशल, दक्षताओं की मान्यता की समानता भी सुनिश्चित करना है। पारंपरिक प्रणाली में मूल्यांकन और मूल्यांकन के विपरीत आजीवन सीखने में कई अन्य मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे मान्यता, सत्यापन, पूर्व सीखने का मूल्यांकन तथा इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से इन सब पे हमें उचित विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के आजीवन सीखने की प्रक्रिया का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि हम ये बात करें कि आजीवन सीखने में पूर्व सीखने की मान्यता क्या है या पूर्व शिक्षा कहते किसे हैं, तो हम सब जानते हैं कि सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन भर अलग अलग संदर्भों में होती है। इसे औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, यदि हम इसको आजीवन सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत रखें तो कभी भी ये केवल औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है, ये हर जगह होते रहती है। ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण का एक विशाल भंडार जो पर्यावरण के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप विकसित होता है और ये किसी के सीखने के अनुभवों का एक समृद्ध हिस्सा बनते हैं। भले ही किसी व्यक्ति ने औपचारिक स्कूल या कॉलेज में भाग नहीं लिया हो, फिर भी उसके पास उच्च स्तर का ज्ञान और विशेषज्ञता हो सकती है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमारे पास ज्ञान तभी आएगा, हमारे पास शिक्षा तभी आएगी जब हमने कोई उच्च शिक्षा या उसकी कोई डिग्री ली हो। बिना डिग्री के भी उच्च स्तर का ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है।
हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक बढ़ई जो कभी भी किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं लेता, कि उसे बढ़ई बनने के लिए भी किसी क्लास में जाना होगा या वहाँ पे जाके उसको वो कार्य सीखना होगा। बिना औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए भी शिल्प और व्यापार में वो व्यक्ति बिना किसी योग्यता के अत्यंत ही कुशल साबित हो सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा उसकी जो पूर्व शिक्षा है वो उसे प्रभावित करती है। इस प्रकार ये देखा गया है कि पारंपरिक शैक्षणिक वातावरण के बाहर वयस्कों और बच्चों के बीच कुछ बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए पूर्व शिक्षा वह ज्ञान और कौशल है जो एक शिक्षार्थी और गैर औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भों में अपने स्वयं के अनुभवों और प्रतिबिंबों के आधार पर प्राप्त करता है। तो हम सब ये समझ सकते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है, किंतु जो पूर्व शिक्षा है या जो अनौपचारिक शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की, अवलोकन की या स्व शिक्षण की आवश्यकता होती है। हम स्व शिक्षा के द्वारा भी ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्व अधिगम की मान्यता क्या है? सत्यापन और प्रत्यायन यानी रिकॉग्निशन, वैलिडेशन एंड एक्रेडिशन, जिसको शॉर्ट में RVA कहते हैं। क्या ये तीनों पूर्व अधिगम को प्रभावित करते हैं या नहीं करते? तो अनौपचारिक और औपचारिक अधिगम के जो परिणाम होते हैं उनकी मान्यता, सत्यापन और प्रत्यायन के लिए यूनेस्को ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि ये तीनों हैं क्या। तो मान्यता को यूनेस्को ने बताया कि अधिगम परिणामों या दक्षताओं को आधिकारिक दर्जा देने की एक प्रक्रिया है जिससे समाज में उनके मूल्य की स्वीकृति हो सकती है। यानी कोई भी अधिगम या अधिगम की जो प्रक्रिया है या परिणाम है या जो दक्षताएं होती हैं वो एक आधिकारिक दर्जा होता है देना, उसको मान्यता देना एक आधिकारिक दर्जा होता है जिससे समाज उसको स्वीकार करता है या स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको मान्यता मिले। दूसरा अगर हम बात करें तो सत्यापन। सत्यापन आधिकारिक रूप से स्वीकृत निकाय द्वारा यह पुष्टि करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित जो भी अधिगम परिणाम या दक्षताएं हैं वो पूर्व निर्धारित मूल्यांकन पद्धतियों के माध्यम से संदर्भ बिंदुओं या मानकों के विरुद्ध इनका मूल्यांकन किया गया हो। यानी ये बहुत ही आवश्यक है कि अधिगम की प्रक्रिया जो है वो मान्यता प्राप्त हो, उसका सत्यापन भी हुआ हो और उसका प्रत्यायन भी हुआ हो। तो प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकृत निकाय विभिन्न उद्देश्यों और विधियों के अनुसार सीखने के परिणामों या दक्षताओं के मूल्यांकन के आधार पर योग्यताएं प्रदान करता है। जैसे कुछ मामलों में हम बात करें यदि, तो मान्यता शब्द किसी संस्थान या पूरे कार्यक्रम की गुणवत्ता के मूल्यांकन पर लागू होता है। तो आजीवन सीखने में ये जो 3 RVR है जिसकी बात हमने अभी की कि रिकॉग्निशन, वैलिडेशन या एक्रीडेशन, इसको शॉर्ट में मैंने अभी बताया कि 3 R के रूप में जानते हैं, यानी मान्यता, सत्यापन और प्रत्यायन। तो इनकी भूमिका क्या है, या हम ये बात करें कि 21वीं सदी में आजीवन सीखना ज्ञान समाज में रहने का एक अभिन्न अंग है। और आजीवन सीखने के जो 3 सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है इसमें ये देखा गया कि आजीवन सीखने का अर्थ कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में किसी समय, किसी भी उम्र में और किसी भी पृष्ठभूमि या शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सीख सकता है। आजीवन सीखने का ये पहला सिद्धांत है कि हम कभी भी किसी भी स्थान में, किसी भी उम्र में, चाहे वो औपचारिक तरीका हो, अनौपचारिक हो या निरौपचारिक हो, किसी भी तरीके से सीखने का कार्य लगातार जारी रहता है। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि आजीवन सीखने का अर्थ सीखने का एक बहुत व्यापक संदर्भ है। यानी ये केवल कक्षा शिक्षक ही नहीं है जिससे छात्र सीखता है, बल्कि ये सीखना परिवार, समुदाय, समाज, कार्यस्थल या किसी अन्य जीवन स्थिति में भी हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि सीखने के लिए कोई प्रणाली फिक्स नहीं है, किसी भी समय सीख सकते हैं। उसी प्रकार
सीखने की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हमें सिखाने वाला कोई शिक्षक ही होगा। हम किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, समुदाय का कोई व्यक्ति हो, समाज हो, हमारा कार्यस्थल हो, साथ में काम करने वाले कोई व्यक्ति हो, किसी के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। तो पहला सिद्धांत ने बताया कि कहीं भी सीख सकते हैं, दूसरे सिद्धांत ने हमें ये बताया कि किसी के द्वारा भी सीख सकते हैं, और यदि हम तीसरे सिद्धांत की बात करें तो इसमें सीखना यह दिखाता है कि ये एक बहुत ही व्यापक शब्द है, और अगर हम औपचारिक की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये किसी निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है औपचारिक शिक्षा, और हमेशा ही कोई न कोई डिग्री या हमें कोई प्रमाण पत्र अवश्य ही मिलता है। लेकिन जो आजीवन शिक्षा है वो किसी भी उम्र में, किसी भी पृष्ठभूमि में या किसी भी संदर्भ में हो सकती है। इसकी प्रकृति जो है वो व्यक्तिगत और संस्थागत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी यदि औपचारिक शिक्षा की बात हम करते हैं तो औपचारिक की प्रकृति सदैव ही संस्थागत होती है, किंतु यदि हम आजीवन की बात करें तो ये संस्थागत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किंतु ये जो है आजीवन सीखना, ये जीवन भर सीखने के बड़े उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करती है। यदि हम बात करें कुछ देशों में, ये अन्य देशों में ये जो RVA है यानी रिकॉग्निशन, वैलिडेशन और एक्रेडिटेशन है, तो क्या अन्य देशों में भी इस अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है या नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि कई देश ऐसे हैं जो RVA की अवधारणा का उपयोग तो कर, किंतु ये शब्द ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत आवश्यक नहीं है। जैसे भारत में हमने RVA शब्द का प्रयोग किया, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर देश में इसी शब्द का प्रयोग किया जाता रहा हो। जैसे यदि हम USA की बात करें तो USA में RVA को प्रायर लर्निंग असेसमेंट कहते हैं, यानी PLA। जैसे भारत में RVA तो अमेरिका में PLA कहा जाता है। जबकि यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पे एक्रेडिटेशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी APL कहते हैं, और अन्य और कई नामों से भी जानते हैं वहाँ पे, जैसे एक्रेडिटेशन ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस लर्निंग। कनाडा की बात यदि हम करें तो कनाडा में प्रायर लर्निंग असेसमेंट एंड रिकॉग्निशन यानी PLAR शब्दावली का उपयोग करते हैं। यदि न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में रिकॉग्निशन ऑफ करंट कॉम्पिटेंसी यानी यहाँ पे RCC शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग इस अवधारणा का प्रयोग हर देश कर रहा है, किंतु ये आवश्यक नहीं कि वो उसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा हो जो पूरे विश्व में प्रचलित हो। यानी हर देश अपने अनुसार अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करता है, किंतु कहीं ना कहीं उसकी जो अवधारणा होती है वो RVA की ही होती है। तो RVA और जो राष्ट्रीय योग्यता रूपरेखा जिसमें NQF की बात करते हैं, नेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, क्या होता है, क्यों प्रभावित करता है NQF RVA को? तो हम ये जानते हैं कि RVA और पाठ्यक्रम की जो समतुल्यता की अवधारणा के बीच यदि हम नज़र डालें तो ये हम देख सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली को सभी स्वीकृत योग्यताओं के संदर्भ में एक संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है। पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा और अन्य शिक्षा पद्धतियों के लिए तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। जो आजीवन सीखना है इसमें अलग अलग रणनीतियां, अभ्यास, शिक्षा को पाठ्यक्रम से तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, किंतु समतुल्यता का उद्देश्य यह है कि सभी पाठ्यक्रमों को बाजार और उच्च शिक्षा संस्थानों दोनों के द्वारा ही समान दर्जा और समान स्वीकृति मिलनी चाहिए। यानी जो पाठ्यक्रम हम प्रचलित पाठ्यक्रम जो हमारा है, जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों में दिया जाता है, उसकी बात यदि हम करें तो बहुत ही आवश्यक है कि नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा उसे एक आवश्यक मान्यता मिली हो, उसको समतुल्यता मिली हुई हो। भारत में यदि हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा का प्रारूप क्या है, या फिर भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा किस प्रकार प्रचलित है, तो हम ये कह सकते हैं कि नीति आयोजकों ने हमेशा ही शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को कम करने और सीखने की प्रणालियों में दक्षताओं की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
यानी शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, शिक्षा उतनी ही ज़्यादा अप्रभावी होती जाएगी। तो जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं, जो नीति नियोजक होते हैं, उनका ये पहला प्रयास होता है कि शिक्षा और रोजगार के बीच में अंतर को कम से कम किया जाए, और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि दक्षताओं की पहचान की जाए। इसीलिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा का निर्माण किया गया था, जिससे हम कुछ कौशलों की पहचान कर सके, दक्षताओं की पहचान कर सके, और शिक्षा के द्वारा हम अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने छात्रों के अंदर इस कौशल योग्यता को विकसित करने का प्रयास कर सके। तो यही कार्य है राष्ट्रीय कौशल योग्यता का। तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा इसी आवश्यकता का परिणाम है, और भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2013 को इस फ्रेमवर्क को लागू कर दिया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि पूर्व सीखने की मान्यता, या फिर आरपीएल जिसको हमने अभी बात किया, योग्यता प्राप्त करने की दिशा में सीखने की मान्यता देने की एक प्रक्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनएसक्यूएफ का ये प्रमुख दायित्व है कि भारत की जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है, वो उसको कहीं ना कहीं कौशल की तरफ अग्रसर करने का प्रयास करें, वरना शिक्षा और रोजगार के बीच का जो ये अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा ये अंतर बढ़ेगा उतना ज़्यादा भारत पीछे की तरफ खिसता जाएगा। तो यदि हम बात करें कि ये एनएसक्यूएफ के जो 5 मुख्य बिंदु हैं वो किस पे फोकस करते हैं, तो सबसे पहले प्रक्रिया एक प्रमुख बिंदु है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत 4 डोमेन शामिल किए गए हैं, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान हो गया, दूसरा यदि हम बात करें तो व्यावसायिक कौशल, जिम्मेदारी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि इस कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम बात करें समतुल्यता कार्यक्रम की, कि समतुल्यता कार्यक्रम क्या है और भारत में किस प्रकार से इसे हम लागू कर रहे हैं, तो समतुल्यता का अर्थ एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि बराबर होना, यानी यानी एक चीज का दूसरी चीज के समान मूल्य या माप या बल में एक समान होना, यानी मूल्य के संदर्भ में समान होना। जब हम शिक्षा में समतुल्यता कार्यक्रमों की बात करते हैं, तो हम 2 कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं, जो अपने परिणामों के संदर्भ में समान मूल्य के होते हैं। ऐसे कार्यक्रम शिक्षा की 2 अलग-अलग प्रणालियों, यानी औपचारिक और अनौपचारिक प्रणालियों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही मानक के रूप में मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। यानी 2 कार्यक्रम ऐसे जो कि एक दूसरे के समकक्ष हो, समतुल्य हो, चाहे वो औपचारिक प्रणाली में हो या अनौपचारिक में। तो ये तभी वो शिक्षा बहुत ज़्यादा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी, जब दोनों ही उसकी जो प्रणालियाँ हैं वो समतुल्य हो एक तरीके से। यदि हम बात करें तो 2006 में यूनेस्को ने भी इसको ये बताने का प्रयास किया था कि समतुल्यता कार्यक्रम या फिर इक्विवेलेंट प्रोग्राम किस प्रकार से वैकल्पिक शिक्षा का एक कार्यक्रम है, जो न केवल पाठ्यक्रम और प्रमाणन के संदर्भ में, बल्कि नीति, समर्थन तंत्र, वितरण के तरीके, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और निगरानी, मूल्यांकन और सीखने के आकलन जैसे सहायक गतिविधियों के संबंध में भी औपचारिक प्रणाली के समतुल्य है। यानी ये आजीवन सीखने की प्रक्रिया में जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इसके उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, इसके प्रतिभागी औपचारिक शिक्षा से संबंधित होते हैं और उनके समतुल्य होते हैं। शब्द को यदि हम ये बात करें कि अन्य देशों में भी क्या समतुल्यता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, या फिर ये जो अवधारणा है वो हमारे देश में ही प्रचलित है, तो विश्व के कई देश ऐसे हैं जो समतुल्यता कार्यक्रम को चला रहे हैं, किंतु प्रत्येक देश के पास इस कार्यक्रम के लिए अपने स्वयं के मानक हैं, अपने स्वयं के मानदंड हैं। हर देश ने अपने हिसाब से इस कार्यक्रम के मानदंड बना रखे हैं कि किस प्रकार से वो अपने देश में इस कार्यक्रम को प्रचारित करेगा। इंडोनेशिया है, तो ताकि पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के लिए उपयुक्त हो और शिक्षार्थी केंद्रित हो। ये भी बहुत आवश्यक है कि स्थानीय संस्कृति और प्रथाओं को ध्यान में रखने वाला हो, संवेदनशील हो,
देश के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने की प्रेरणा देता हो, उनको जिम्मेदार व्यक्ति बनने में सहायता करे। तुलनात्मक होना भी बहुत आवश्यक है। जो औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, तो समतुलिता कार्यक्रम का पाठ्यक्रम भी कहीं न कहीं उसके समतुल्य होना आवश्यक है। क्रेडिट हस्तांतरण की बात करें तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हर पाठ्यक्रम के पीछे क्रेडिट की बात की गई है, क्रेडिट ट्रांसफर की बात की गई है। तो ये बहुत आवश्यक है। ईपी यानी समतुलिता कार्यक्रम के ज्ञान, कौशल और सीखने के अनुभव को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में भी हस्तांतरित किया जाए। फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है, लचीलापन होना चाहिए, विषय वस्तु में फ्लेक्सिबिलिटी हो, शिक्षण दृष्टिकोण में हो, कार्यक्रम की जो अवधि होती है जो हम फिक्स बना के रखते हैं कि हमें इतने घंटे ही आपको सिखाना है, तो यहाँ भी बहुत ही आवश्यक है कि लचीलापन हो और बड़ी संख्या में कार्यक्रमों के माध्यम से आजीवन सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, जो शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं और हितों को पूरा करेगा। इसका स्तर क्या है? तो साक्षरता जो है, समतुलिता कार्यक्रम के जो स्तर होते हैं वो साक्षरता और पश्चात साक्षरता, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, डिग्री स्तर के कार्यक्रम, ये सब कहीं ना कहीं समतुलिता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें कि समतुलिता कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह क्या है, तो समतुलिता कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो समाज के विविध और वंचित वर्गों को वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से पहुंच प्रदान करना है, जो कि समान मानकों की हो। यानी मानक उसके समान होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि प्रौद्योगिकी के विकास और सीखने तथा पुनः सीखने की आवश्यकता के साथ समतुलिता कार्यक्रमों का दायरा काफी व्यापक हो गया है, इसलिए इसके जो लक्षित समूह हैं वो भी, उनका दायरा भी बढ़ गया है। यानी पहले जो इसके जो टारगेट ग्रुप होते हैं कि कौन इसके अंतर्गत आता है, किसको सिखाना है, तो दायरा पहले सीमित हुआ करता था, किंतु जैसे जैसे आजीवन सीखने की अवधारणा विकसित होते जा रही है, व्यापक होते जा रही है, समतुलिता कार्यक्रमों के जो लक्षित समूह है उनके उसका दायरा भी जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अब इसके अंतर्गत बच्चे हो गए, किशोर, युवा, वयस्क, नवसाक्षर, वंचित समूहों से संबंधित व्यक्ति, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों सहित भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति, या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, रक्षा कर्मी हैं, सड़क पे रहने वाले जो बच्चे हैं, विकलांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर भी इसके अंतर्गत आते हैं। और जेल में जो बंद व्यक्ति होते हैं, जो कारागार में रहने वाले, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी इस सीखने की प्रक्रिया के एक समूह के अंतर्गत आते हैं। यानी टारगेट ग्रुप के अंतर्गत वो कारागार में रहने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इनके जो वो हर इंसान, वो हर व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से नियमित पारंपरिक कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते, वे सभी वैकल्पिक प्रणालियों की ओर अग्रसर होते ही हैं, और हमारा ये दायित्व भी है कि हम उनको वैकल्पिक शिक्षा की जो प्रणाली है वो उपलब्ध कराएं। मूल्यांकन और आकलन कैसे किया जाए इनका, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि ये कोई औपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिस प्रकार से हम विद्यालयों में प्रत्येक एक पाठ्यक्रम को खत्म करने के बाद हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो, तो हमारे पास उनका एक रिकॉर्ड रहता है कि वो किस लेवल तक पहुंच गए। किंतु समतुलिता कार्यक्रम का मूल्यांकन और आकलन कैसे किया जाए, ये एक विचारणीय बिंदु है। तो समतुलिता कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो मूल्यांकन और आकलन ही है, क्योंकि अंततः और अनिवार्य रूप से इसी घटक के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि प्रतिभागी का स्तर क्या है। यानी इसका तात्पर्य ये है कि मूल्यांकन की योजना इस तरीके से तैयार की जाती है कि प्रत्येक स्तर के सीखने के परिणाम औपचारिक शिक्षा के परिणामों
मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक दोनों हो सकता है, जिसको हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव कहते हैं, जो कि हमारे औपचारिक शिक्षा प्रणाली का भी एक अंग है। हम समय समय पे कभी रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, कभी योगात्मक मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार समतुल्यता कार्यक्रम का भी मूल्यांकन जो है वो रचनात्मक और योगात्मक दोनों ही हो सकता है। मूल्यांकन की जो प्रकृति है वो कागज कलम परीक्षण, कंप्यूटर आधारित परीक्षण, पोर्टफोलियो या अन्य जो भी परियोजनाएं हैं उन पर आधारित हो सकती है। इस लचीली मूल्यांकन प्रणाली की समतुल्यता के कारण ही जो क्रेडिट संचित करने और औपचारिक से अनौपचारिक प्रणाली में स्थानांतरित करने का भी एक प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षार्थी जिसने औपचारिक प्रणाली से किसी विषय में पास हो गया है या उत्तीर्ण हो गया है, वह इस उत्तीर्ण क्रेडिट को अनौपचारिक प्रणाली में भी हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते ऐसे क्रेडिट हस्तांतरण के लिए दोनों प्रणालियों के बीच एक औपचारिक आधिकारिक व्यवस्था हो। यानी जो भी औपचारिक शिक्षा होती है, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो अब अनौपचारिक शिक्षा में भी दोनों सुविधाएं हैं, यानी यहाँ पे क्रेडिट की बात होती है। तो यदि कोई बालक ऐसा है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, किंतु उसे अब औपचारिक से अनौपचारिक प्रणाली में अपना स्थानांतरण लेना है, तो यदि दोनों के नियम एक जैसे हुए या दोनों की व्यवस्था एक जैसी हुई, तो वो क्रेडिट को ट्रांसफर करके औपचारिक से अनौपचारिक में आ सकता है। यदि हम बात करें कि आजीवन सीखना जो है, अब हम यूनिट 12 या इकाई 12 की बात करते हैं कि इसमें जो नीति निर्माण है, जो कार्यान्वयन है, वो कैसे होता है। तो हमने यूनिट 8 में आजीवन सीखने के विभिन्न पहलुओं को देखा था कि आजीवन सीखने के विभिन्न पहलू क्या हैं, और इकाई 9 में हमने ये देखा था कि उसके पाठ्यक्रम कैसे होते हैं, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण आजीवन सीखने के लिए किया गया है। इकाई 10 में हमने आजीवन सीखने के जो संदर्भ हैं, उसके उपकरण हैं, उसकी चर्चा की, और अभी अभी हमने इकाई 11 में ये देखा कि किस प्रकार से आजीवन सीखने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों पे अध्ययन के पश्चात अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो आजीवन सीखने की नीति है, इसका निर्माण और कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो हम सब जानते हैं कि यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व पे नज़र रखता है और एक दिशा निर्देश पूरे विश्व के लिए जारी करता है। तो यूरोपीय संघ और अमेरिका में तथा विशेष रूप से भारत में आजीवन सीखने की नीति और अभ्यास के दृष्टिकोण की एक झलक हम इस इकाई के अंतर्गत देखेंगे, और बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे एकीकरण, औपचारिक शिक्षा का संरचनात्मक सुधार, संस्थागत संगठन इत्यादि मुद्दों की चर्चा भी आगे की जाएगी। तो नीति निर्माण और आजीवन सीखने का जो कार्यान्वयन है वो किस प्रकार हो सकता है या किस प्रकार से किया जा रहा है, उस पर यदि हम चर्चा करें तो ये पाते हैं कि आजीवन सीखना अब समाज के केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जाने वाली स्वैच्छिक या शैक्षिक गतिविधि नहीं है। यानी जो आजीवन सीखना है ये केवल किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह गया, बल्कि व्यापक दुनिया में इसके समुचित संचालन के लिए एक अनिवार्यता और आवश्यकता है। नई शैक्षिक वास्तविकता इस विचार से जुड़ी हुई है जिसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया को संपूर्ण मानव अस्तित्व तक विस्तारित किया जाता है या उभरती सूचना समाज का आधार है। ऐसी वास्तविकता केवल उचित नीति निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से ही संभव है। एक बहुत ही फेमस व्यक्तित्व है बॉल, जिन्होंने 1998 में एक सुझाव दिया कि नीतियाँ मूल्यों की प्रणाली और प्रतीकात्मक प्रणाली दोनों है। इसलिए नीतियों को भौतिक प्रभावों को प्राप्त करने और उन प्रभावों के लिए समर्थन बनाने के लिए व्यक्त किया जाता है। यानी इसका अर्थ हुआ कि समस्या क्या है और इसे कैसे हल किया जाए, इसकी एक विशेष अवधारणा प्रमुख पहलू बन जाती है। और इसके लिए प्रत्येक सरकार
आने वाली समस्या को आर्थिक और रोजगार के माहौल के रूप में समझकर उसके लिए निरंतर ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने का प्रयास करती है। यूरोपीय संघ में आजीवन सीखने की नीति और कार्यान्वयन किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, या फिर यूरोपीय संघ जो है उसमें किस प्रकार से आजीवन सीखने की नीति बनाई गई है। तो हम यदि बात करें तो 2000 में यूरोपीय समुदाय के आयोग ने आजीवन सीखने का एक ज्ञापन जारी किया, जो यूरोप में आजीवन सीखने को लागू करने के लिए रणनीतियों का एक सेट प्रदान करता है। 2001 की बात करें यदि हम, तो जस्ट तुरंत वहाँ पे एक ज्ञापन जारी किया गया और 2001 में देशों को, जो विभिन्न देश थे, उनको अपने आजीवन सीखने की प्रणालियों को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए एक कार्य योजना प्रकाशित की। यूरोपीय आयोग ने 2001 में कार्य योजना प्रकाशित की, जिसमें उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया, या फिर ये बताया कि किस प्रकार से हम आजीवन सीखने की नीति बना सकते हैं और उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया यूरोपीय संघ ने कि सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो बालक हो, वयस्क हो, वृद्ध हो, वंचित व्यक्ति हो, शिक्षा और प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति हो, प्रवासी हो, और सामाजिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में शामिल हो। यानी सबसे पहले यूरोपीय संघ ने ये बताया कि जो सभी के लिए आजीवन सीखने की अवसरों तक पहुंच प्रदान करना बहुत ही आवश्यक हो, जिसमें प्रवासियों को भी शामिल किया है कि आपके देश में जो भी प्रवासी रहते हैं, आप उनको भी आजीवन सीखने की प्रक्रिया से ये कहकर वंचित नहीं कर सकते कि वो आपके देश में प्रवास नहीं करता या वो आपके देश का व्यक्ति नहीं है। दूसरा यदि हम बात करें तो बुनियादी कौशल हासिल करने और उन्हें अपडेट करने के अवसर प्रदान करना। यानी केवल कौशल हासिल करना ही मुख्य नहीं है, केवल कौशल हासिल करने के बाद ही किसी भी व्यक्ति का कार्य खत्म नहीं हो जाता। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम उन कौशलों को भी अद्यतन करते रहे, उसे अपडेट करते रहें, जिसमें नए बुनियादी कौशल जैसे आईटी कौशल, विदेशी भाषाएं, तकनीकी संस्कृति, उद्यमशीलता, सामाजिक कौशल भी शामिल है। तो इसके लिए सदैव जो देश है उसको प्रयासरत रहना पड़ेगा कि आपके देश के जो व्यक्ति हैं वो केवल बुनियादी कौशल को हासिल करके ही ना शांत रहे, उनको लगातार अपडेट करने की कोशिश भी करते रहें। तीसरा यदि हम बात करें तो पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से विभिन्न देशों और शैक्षिक क्षेत्रों में औपचारिक योग्यताओं के साथ साथ अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा का प्रभावी सत्यापन और उसको मान्यता देना भी अत्यधिक आवश्यक है। यानी ये जो प्रक्रिया है आजीवन सीखने की, बहुत ही आवश्यक है कि ये बेहतर गुणवत्ता वाली हो और प्रभावी भी हो। चौथा यदि हम बात करें तो आजीवन सीखने के अवसरों और उनके लाभों के संबंध में लक्षित समूह विशिष्ट जानकारी, मार्गदर्शन और परामर्श की उच्च गुणवत्ता और व्यापक पहुंच को भी प्राप्त करने वाला हो। और इन 4 प्रमुख मुद्दों पे जोर दिया था यूरोपीय संघ ने कि जो भी आजीवन सीखने का की जो नीति है जिसको कार्यान्वयन का प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत ही आवश्यक है कि वो इन 4 बिंदुओं पे फोकस करे। यानी सभी के पास जो अवसर है वो पहुंच जाएं, जो बुनियादी ज्ञान हमने प्राप्त किया उसको लगातार अपडेट करते रहें, बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता वाली शिक्षा हो और सभी के लिए अवसर और लाभों की समानता हो। तो ये 4 मुद्दों पे फोकस किया था यूरोपीय संघ ने। यदि हम ये बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आजीवन सीखना क्या है और किस प्रकार से वहाँ पे इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा लगभग 90 के दशक में, जब 1998 और 99 में वहाँ का डेटा लिया गया था। तो ये जो कुछ बिंदु हैं ये 90 के दशक के हैं। तो वहाँ की बात करें तो ये पता चला एक अध्ययन के बाद कि जो 46% है, 46% जो वयस्क हैं अमेरिका के,
उन्होंने लास्ट जो अंतिम 1 वर्ष था, उसके दौरान एक कोर्स में दाखिला लिया था, जो कि 1991 में 32% से अधिक था। तो इस भागीदारी की जो दर है, उससे ये पता चलता है कि एक बड़ी आबादी ने आजीवन सीखने को अपनाया और सीखने वाला समाज बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी ये जो आंकड़ा है, जो कि 1990 का है, और इसमें ये देखा गया था कि कोई एक ऐसा कोर्स है जिसमें जो अमेरिका की वयस्क आबादी है, उसमें से 46% व्यक्तियों ने एक किसी विशेष कोर्स में एडमिशन लिया था, जो कि वो कोर्स है वो आजीवन सीखने से संबंधित था। तो कहीं न कहीं अमेरिका ने 90 के दशक में ही आजीवन सीखने पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर लिया, और वहाँ पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी स्वयं के विकास के लिए औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने पे भी फोकस किया। तो इस आंकड़े में प्रशिक्षण द्वारा संचालित औपचारिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया था, जो कि 6 श्रेणियों में विभाजित है। यानी इसके 6 विभाजन हैं। पहला यदि हम बात करें तो दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी जो कि वहाँ की भाषा है, उसको पहली भाषा के रूप में ना करके सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा के रूप में रखा गया। दूसरा, वयस्क बुनियादी शिक्षा और हाई स्कूल को पूरा करने के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए। माध्यमिक के बाद कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्य संबंधी पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत विकास पाठ्यक्रम। तो जो 12 महीने का कोर्स था, उसमें ये सारे पाठ्यक्रम शामिल किए गए थे, जो कि कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि अमेरिका ने स्वयं को आजीवन सीखने की तरफ बहुत ही ज़्यादा 1990 के दशक में ही बढ़ा दिया था। यदि हम भारत की बात करें, भारत में आजीवन सीखने की नीति क्या बनाई गई है या फिर क्या उसके कार्यान्वयन का प्रयास किया जा रहा है? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आजीवन सीखने की अवधारणा को समानता शब्द में देखा जा सकता है, जो भारतीय राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदुओं में से एक है। इसे विकास के महत्वपूर्ण आयामों में से भी एक माना जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि अवसर की समानता, तो अवसर की समानता का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। नीति स्तर पे भारत में आजीवन सीखने की अवधारणा को वयस्क और आजीवन सीख पर हैदराबाद वक्तव्य, जो कि 2002 यूनेस्को के बाद आया था, इसमें एक व्यापक एक आवाज मिली जिसने ये बताया कि किस प्रकार से प्रस्तावित रणनीति, व्यापक परामर्श, सूचना साझाकरण, संवाद और भागीदारी को ध्यान में रखकर हम आजीवन सीखने की नीति बना सकते हैं और उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। सीखने और शिक्षा का एकीकरण कैसे करें? इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन क्या है? क्या सीखना और शिक्षा क्या एक ही दिशा में कार्य करता है, या क्या दोनों के संदर्भ एक जैसे हैं? तो आजीवन सीखने के लिए जो शिक्षा के या सीखने के जो अभिकरण होते हैं या सीखने की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक, और शिक्षा के जो तरीके होते हैं, जैसे सामान्य, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी, कला और शिल्प, क्या एकीकरण की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? इसके बीच क्या अंतर होता है या नहीं होता है? तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम ये समझ सकते हैं कि है क्या शिक्षा और सीखने का एकीकरण। तो कुछ वयस्क शिक्षा साहित्य एकीकृत शिक्षण की अवधारणा का उपयोग मिश्रित शिक्षण के परिदृश्यों का वर्णन करने के लिए करते हैं। यानी यदि हम दोनों की शिक्षा की एकीकृत रूप की बात करें, तो कुछ जो वयस्क हैं वो ये कहते हैं कि फिर दोनों का जो मिश्रित रूप हो जाता है, इस एकीकृत शिक्षा को हम मिश्रित शिक्षण भी कह सकते हैं, जो स्कूल और प्रामाणिक दोनों पृष्ठभूमियों को एकीकृत करते हैं। एकीकृत शिक्षण प्रणाली को अध्ययन के एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री के वितरण के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि हम 2000 के दशक की बात करें, तो इस दशक में एकीकृत शिक्षण आमतौर पर एक शैक्षणिक डिजाइन को संदर्भित करता है, जो शिक्षण सीखने और तकनीकी घटकों के एक समृद्ध सेट को या समृद्ध पृष्ठभूमि को एकीकृत करता है।
विशेष रूप से कुछ बिंदु हैं इसके अंतर्गत, जैसे व्यक्तिगत समूह और कक्षा कार्य सहित विभिन्न शैक्षणिक रणनीतियों का एकीकरण किया जाए। यानी इस एकीकरण में समूह, कक्षा कार्य सहित जो शैक्षिक रणनीतियाँ होती हैं, उनका एकीकरण भी होना आवश्यक है। यानी जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की जो रणनीतियाँ होती हैं, इन दोनों के जो टारगेट ग्रुप होते हैं, जो लक्ष्य समूह होते हैं, इन दोनों में भी एकीकरण करना आवश्यक है। प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रस्तुत करने योग्य शिक्षण गतिविधियों और दूरस्थ कार्य का एकीकरण होना भी आवश्यक है। जो शिक्षण कार्य होता है, जो शिक्षण गतिविधियां संचालित की जाती हैं औपचारिक कक्षाओं में, और जो दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं, इन दोनों का एकीकरण भी बहुत ही आवश्यक है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान का एकीकरण होना बहुत ही आवश्यक है, या सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान से एकीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। तो औपचारिक शिक्षा को कहीं न कहीं हम सैद्धांतिक ज्ञान में रखते हैं और अनौपचारिक शिक्षा को हम व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो जब तक इन दोनों का एकीकरण नहीं होगा, तब तक ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि शिक्षा की प्रक्रिया अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। किस प्रकार से तीनों मतलब किस प्रकार से हम इसके एकीकरण को अलग-अलग प्रकार से सामने देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो कनेक्शन की बात करते हैं, यानी संबंध की बात करते हैं। संबंध से तात्पर्य विचारों के बीच समानता की खोज, तो स्वयं विशिष्ट रहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में ये बहुत ही आवश्यक है कि संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों के बीच में। अनुप्रयोग कैसा हो, यानी एक संदर्भ से प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग दूसरे संदर्भ में भी होना चाहिए, जिसको हम सामान्य तौर पे सामान्यीकरण भी कहते हैं। यानी एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का वैसे ही किसी दूसरी परिस्थिति में जब हम प्रयोग करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ज्ञान का सामान्यीकरण हो गया है, ये जनरलाइजेशन हो गया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो सीखने का एकीकरण है, वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच में हो, और औपचारिक ज्ञान का जो सामान्यीकरण है, वो अनौपचारिक ज्ञान में भी हो जाए। संश्लेषण भी आवश्यक है। संश्लेषण को हम समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक अंतर्दृष्टि को मिलाकर एक नया ज्ञान प्रज्वलित करते हैं, या फिर एक हम नए ज्ञान का उपयोग करते हैं, या एक नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कुछ हमारे सामने जो परिस्थितियां होती हैं, हम उन परिस्थितियों को पहले विश्लेषण करते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनके अलग पार्ट को जोड़ के एक संश्लेषण करने के बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो ये तीनों बहुत ही आवश्यक है शिक्षा और सीखने के एकीकरण के लिए, कि कनेक्शन हो, संबंध हो, अनुप्रयोग हो और संश्लेषण हो। ये अत्यधिक ही आवश्यक है। सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण क्या है? क्या ये वर्तमान परिस्थिति में ये प्रचलित है, या क्या ये आवश्यक है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो नियोक्ता होते हैं, उनकी हमेशा ही आलोचना ये की जाती है कि जो स्कूल हैं वो अपने उत्पादकों या अपने उत्पादों को रोजगार कौशल के बिना वितरित कर रहे हैं। वर्तमान में यदि हम बात करें, तो ये बहुत ही बड़ा एक दायित्व विद्यालयों के ऊपर होता है कि उसके जो उत्पाद निकल के आते हैं, जो उसके छात्र होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके, वो रोजगार कौशल को लेकर ही विद्यालय से निकले। किंतु वर्तमान में पूरे विश्व में या वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है आलोचना का, कि जो स्कूल हैं वो अपने उत्पादों को बिना रोजगार कौशल के ही समाज में भेज रहे हैं या वितरित कर रहे हैं। उनके अंदर समस्या समाधान की क्षमताएं, उच्च क्रम सोच कौशल, संचार कौशल, व्यवहार कौशल की अत्यधिक कमी है। हम इसको व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हैं। हम सब कहीं न कहीं इसके भुक्तभोगी हैं कि जो बच्चा वर्तमान में 12वीं करके निकल के आता है, 12वीं पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन में आता है, जब वो स्नातक में अपना प्रवेश लेता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बच्चा जो 12वीं करके आ रहा है, वो कम से कम अपने 12वीं के पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ गया होगा,
उसको उसके पूरे ज्ञान की प्राप्ति उसने कर ली होगी, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 12वीं के अगर 100 छात्र हमारे पास आते हैं स्नातक में, तो उन 100 में से सिर्फ 10 छात्र ऐसे होते हैं जो 12वीं पास करने के योग्य थे या जिनको स्नातक में प्रवेश मिलना चाहिए था, और वो 90 छात्र बिल्कुल भी उस योग्य नहीं होते हैं कि उनको आप स्नातक में प्रवेश दें। तो कहीं न कहीं स्कूल जो है अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं, और उनका जो ये कार्य था कि वो ऐसे उत्पाद करे पैदा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएँ जो कौशल से परिपूर्ण हों। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो शैक्षणिक शिक्षकों जो शिक्षक होते हैं या जो पाठ्यक्रम होते हैं, वो भी कहीं न कहीं आलोचना का सामना वर्तमान में कर रहा है कि जो वर्तमान में पाठ्यक्रम है, वो वास्तविक दुनिया की जो घटनाएँ हैं या जो सीखने की जो चीज़ें होती हैं, उनको जोड़ नहीं पा रहा। यानी जो पाठ्यक्रम है, वो वास्तविकता से परे है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो पाठ्यक्रम भी हो वो समाज की, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हम ऐसे पाठ्यक्रम विद्यालयों में ना रखें जो बालक के अंदर व्यावसायिक कौशल, शैक्षणिक कौशल, संचार कौशल ये सब विकसित ना करें। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा का एकीकरण एक शैक्षिक प्रणाली में परिवर्तन को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे सुधार की अत्यधिक ही आवश्यकता है। यानी बहुत ही आवश्यक है कि सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया जाए, और दोनों ही कौशलों का विकास विद्यालय अवश्य ही करे, अन्यथा विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्य से विमुख हो रहा है और होता ही जाएगा। महात्मा गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा व्यावहारिक और व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि हम बात करें तो भारत में गठित 1964-66 में जो शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था, उसने भी ये बहुत ही प्रमुखता से कहा कि बदलाव बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए 10+2+3 के पैटर्न का सुझाव भी दिया था कोठारी कमीशन ने, जिसमें उसने बताया था कि जो शुरू के 10 वर्ष होते हैं वो सामान्य शिक्षा, अगले 2 साल जो है वो विशेष शैक्षणिक या व्यावसायिक शिक्षा, तथा अंतिम जो 3 साल है वो डिग्री प्रोग्राम के लिए कोठारी कमीशन ने बताए थे। भारत में ही 1976 में एक व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम भी चलाया गया। तो कहीं न कहीं इन सब के पीछे उद्देश्य यही है कि सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों का एकीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर राष्ट्रीय कार्य समूह ने बीईपी की समीक्षा की और कई सिफारिशें भी प्रस्तुत की, जिसमें इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि व्यक्तियों की जो रोजगार क्षमता होती है उसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को कम करना आवश्यक है। उन लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान करना जिन्होंने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया था, किंतु उन्हें इस बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं थी कि इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। यानी ये जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं कि किस प्रकार से हम रोजगार की क्षमता में सुधार करें, मांग और आपूर्ति के बीच जो असंतुलन है उसे कम करें, है ना? ये बहुत ही आवश्यक है कि जो जितना जो डिमांड है उसके अनुसार ही हमें प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहिए। कहीं इसके बाद अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी गुणवत्ता ही प्रभावित होगी। हम वर्तमान में यदि बात करें तो बहुत हद तक लोगों का जो रुझान है वो उस कोर्स के प्रति कम होता जा रहा है, किंतु हम उन कोर्स की मान्यता लगातार देते जा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसके एग्जाम्पल बीएड, डीएलएड के रूप में लें या बीएड कॉलेज के रूप में लें, तो वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक के करीब सीटें हैं। 4 लाख से भी ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में बीएड की, किंतु उसमें प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं वो प्रति वर्ष 3 लाख से भी कम होते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपने 3 लाख सीटें दे रखी हैं और प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं वो 3 लाख के आसपास ही हैं, तो कहीं न कहीं उन सभी को आप अवसर दे रहे हैं कि वो बीएड की डिग्री को प्राप्त करें। इससे नुकसान ये होगा कि हम उन छात्रों का चयन नहीं कर पा रहे जो वास्तव में उसके योग्य हैं। हमने सभी के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोल दिए, तो कहीं न कहीं मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन को हमने बढ़ा दिया है।
तो बहुत ही आवश्यक है इसको कम करने की बात की जाए। सामान्य शिक्षा, कला और शिल्प का एकीकरण होना भी बहुत ज़रूरी है। सामान्य शिक्षा के साथ-साथ ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने छात्रों को कला की शिक्षा, शिल्प की शिक्षा भी अवश्य ही दें। कोठारी कमीशन ने भी और गांधीवादी दर्शन भी जो है वो काफ़ी इस पे फ़ोकस करता है, इस पे ज़ोर देता है कि सीखने के साथ-साथ अन्य मूल्यों को बढ़ावा देना भी अत्यधिक आवश्यक है। किस प्रकार से संरचनात्मक सुधार किया जाए, हम किस प्रकार से सीखने की इस प्रक्रिया में संरचनात्मक सुधार कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और दीर्घकालिक लक्ष्य में से एक लक्ष्य है। तो इसके उद्देश्यों में शिक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच एक नए संबंध का निर्माण करना शामिल है। इसलिए मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है जो भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार कर सके। इसलिए ये सुधार अनिवार्य रूप से होने चाहिए, व्यापक होने चाहिए और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा जो प्रणालियाँ हैं, जो प्रचलित प्रणालियाँ हैं, इनमें अत्यधिक ही आवश्यकता है कि संरचनात्मक सुधार किया जाए, क्योंकि बिना इसके सुधार के जो शिक्षा की जो नीतियाँ हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिसके लिए बनाया गया है, उस तरीके से हम प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो इसके क्या पहलू हैं, क्या कुछ एस्पेक्ट्स हैं? तो शिक्षा और विज्ञान समग्र रूप से किसी भी देश में सामाजिक और राजनीतिक विकास से निकटता से जुड़े हुए होते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए उच्च योग्यता वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो कि परिवर्तन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए जो उच्च कुशल रोजगार की अवधारणा जो है वो बदल रही है। प्रौद्योगिकी उन्मुख प्रशिक्षण जैसे तकनीकी शब्द कई देशों में प्रचलित हो रहे हैं, जो कि न केवल सामान्य स्तर के महत्व को दर्शाते हैं, बल्कि नई-नई तकनीकियों के प्रासंगिक ज्ञान को भी दर्शाते हैं। यह नए तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञों के प्रशिक्षण को संदर्भित करता है, जो कि अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं को भी दर्शाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दें। पॉलिसी क्या बनाई जाए, कैसी रणनीतियाँ होनी चाहिए इस शिक्षा की। तो हम सब जानते हैं कि भारत में जब 1964 में कोठारी कमीशन का गठन हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि 2005 में आया था और लगातार जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। तो इन सब ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई, कुछ ऐसी नीतियां बनाई जो कि आजीवन सीखने की अवधारणा को प्रभावित करे और भारत जैसे विकासशील देश में आजीवन सीखने की जो प्रक्रिया है, वो जन-जन तक पहुँच जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो लगातार भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया और विभिन्न आयोगों का गठन किया, कई कमीशन्स बनाई। तो लगातार इसके प्रयास करने के बाद वर्तमान में यदि हम बात करें कि संस्थागत संगठन और इसका संचालन कैसे होता है, जो आजीवन शिक्षा है, इसका संगठन किस प्रकार से भारत में किया जा रहा है। तो जो भी औपचारिक शैक्षिक संस्थान हैं, वो लगातार नए विचारों, अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण वातावरण पैदा करते हैं। यदि हाई स्कूल की बात करें, जब छात्र अपने करियर के बारे में सोचता है कि वो स्कूली पढ़ाई के बाद, जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो कौन से पेशे को अपनाएगा, तो वो खुद का एक कार्यक्रम बनाना शुरू करता है और उसके बारे में विचार करना शुरू करता है और फिर धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं अपनी जो गतिविधियाँ हैं, वो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही बनाने का प्रयास करता है। और अक्सर ये जब छात्र स्कूल में होता है, जब वो 12वीं की पढ़ाई खत्म करता है, तो वो उसके बाद का जो समय होता है, वो 3 से 5 साल का जो समय होता है, वो तृतीयक संस्थान में बिताता है, यानी कॉलेज में बिताता है। तो ये जो पूरे जीवन काल का लगभग 20% जो कि उसके पूरे 80% जीवन काल को प्रभावित करता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इस प्रकार से पाठ्यक्रम को डिजाइन करें, उसको लागू करें, क्रियान्वित करें, जो कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करें। यानी जो भी छात्र विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम बालक को 12वें स्तर पे ही ये समझाएं कि उसके अंदर कौन से कौशल हैं और उनको आगे किन कौशलों का चुनाव करना चाहिए।
तो ये बहुत ही आवश्यक है कि स्कूली शिक्षा को आजीवन शिक्षा से जोड़कर बताया जाए और ये बालक को समझाया जाए कि जो औपचारिक शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है, उसके बाद उसको समाज में ही आना है और व्यावहारिक जीवन ही जीना है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमने आज जो विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की, यूनिट 11 देखा, 10 देखा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आजीवन सीखने की जो पॉलिसी होती हैं, उनको कैसे मान्यताएँ दी गई हैं, कैसे सत्यापन किया गया है, उसके कार्यान्वयन क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, किस प्रकार से इसके द्वारा हम बालकों को आगे की शिक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। कुछ संस्थान हो गए जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़, ये किस प्रकार से आजीवन सीखने की अवधारणा को समाज तक पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार से ये अपने दायित्वों का निर्वहन देश के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति कर रहे हैं। धन्यवाद।